पूरी दुनिया इसराइल को रोकने पर लगी है, मगर इसराइल है कि अनकंट्रोल सांड की तरह बेगुनाह लाशों को रोंदता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा है। मिडल ईस्ट में चारों तरफ से घिरे हुए छोटे से मुल्क इसराइल में आखिर इतनी ताकत कहां से आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। बरतानिया यहूदियों से वादा करता है कि अगर इस जंग में यहूदी ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ हमारा साथ देते हैं तो बरतानिया यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क बनाने में हेल्प कर सकता है। अब ऑटोमन अम्पायर इस्लामिक सुपर पावर को कहते हैं, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी आप कहते हैं। इस ऑटोमन अम्पायर ने 650 साल से भी ज्यादा इस दुनिया पर हुक्मरानी की है। अब यहूदियों के पास एक बहुत बड़ा मौका था और इनको बहुत बड़ा इनाम भी मिलना था। यहूदी बरतानिया का साथ देते हैं। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिल पेश करती है जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। वो खुफिया मुआहदा ब्रिटिश गवर्नमेंट यहूदियों से करती है, जिसका मकसद था फलस्तीन की सरजमीन में एक यहूदी रियासत के क़याम में बरतानिया भरपूर मदद करेगा। बाद में 1919 में उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन इस मुआहदे की खूब सपोर्ट भी करते हैं। दरअसल पूरे यूरोप में यहूदी इधर उधर भटक रहे थे और अमेरिका में यहूदियों के पास बहुत ज्यादा पैसा भी था और पैसे के दम पर अमेरिका की सियासत में यहूदियों का बहुत ज्यादा असर और रसूख भी था। इसीलिए उस वक्त के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने यहूदियों का भरपूर साथ दिया। अमेरिका के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक मजबूत रिलेशन की बुनियाद रखी जा रही थी। अब आता है 1922। अमेरिका एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें वाज़ेह लिखा था कि यहूदियों को फलस्तीन में बसाकर अमेरिका उनकी कल्चरल, रिलीजियस एंड नेशनल आइडेंटिटी को एक पहचान दिलाना चाहता है। अमेरिका के इस फैसले ने हजारों यहूदियों के दिल जीत लिए थे। अब दुनिया के हर कोने से यहूदी फलस्तीन में आना शुरू कर देते हैं। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी था और बहुत गुस्से में भी था। हिटलर का उस वक्त दुनिया पर सिक्का भी चलता था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ये वॉर यूरोप में रहने वाले यहूदियों के लिए क़यामत बनकर डूबती है। हिटलर हॉलोकॉस्ट के जरिए बेशुमार यहूदियों को काटना शुरू कर देता है। जहाँ भी यहूदी नजर आता हिटलर उसको वहीं दफन कर देता। अब दोबारा अमेरिका सामने आता है। 1944 में अमेरिका यहूदियों के साथ होने वाले इस सलूक को पूरी दुनिया में उठाता है। अब 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहूदियों के इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में भी उठाया। अब यूएन इस रेजोल्यूशन को पास करता है क्योंकि उसे करना ही था। पीछे अमेरिका और बरतानिया जो खड़े थे। अब इस रेजोल्यूशन में 2 सेपरेट स्टेट की बात होती है, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरब यानी फलस्तीन के लिए। 14 मई 1948 को डेविड बिन गोरियन की सरबराही में एक अलग मुल्क इसराइल फलस्तीन की जमीन काट कर बना दिया जाता है। यूएन की इस रेजोल्यूशन की खबर अरबों को हिला कर रख देती है। अरब मुल्क अपने साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती समझ रहे थे। सुपर पावर यानी अमेरिका अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसराइल मुल्क के ऐलान के 11 मिनट बाद उसे अमेरिका तस्लीम मुल्क भी कर लेता है। हालांकि दुनिया हैरान थी, इतनी जल्दी अमेरिका ने इसराइल को एक्सेप्ट कैसे कर लिया, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर इस हक में बिल्कुल भी नहीं थे। मगर अमेरिका में यहूदियों को असर और रसूख और पैसे की इतनी पावर थी, अमेरिका को ये एक्सेप्ट करने वाला फैसला यहूदी मजबूर कर देते हैं और अमेरिका को अपना फायदा भी यहाँ नजर आ रहा था। इसराइल की जियोग्राफिकल लोकेशन थी जो अमेरिका के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ फिलहाल बहुत मजबूत रखना चाहता था, इसलिए इसराइल से बढ़कर इस खित्ते में अमेरिका के लिए कोई और वफादार इतना हो ही नहीं सकता था। यहूदी पूरी दुनिया में अपना अलग मुल्क बनने पर भंगड़े डाल रहे थे। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इसराइल का वजूद में आना तकरीबन नामुमकिन था। अमेरिका को देखते हुए कुछ और मुल्क भी इसराइल को मुल्क तस्लीम कर लेते हैं, मगर अरब मुल्क इंतहाई गुस्से में थे। आखिर हमारे साथ अमेरिका और बरतानिया इतनी ज्यादती कैसे कर सकता है। अरब गुस्से में इकट्ठे हो जाते हैं और अपने साथ यानी अपनी जमीन पर बसाए जाने वाले यहूदियों पर, जिसे इसराइल मुल्क लोग कहने लगे थे, उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लबनान, ये तमाम मुल्क मिलकर इसराइल पर एकदम हमला कर देते हैं। अब इसराइल के पीछे बहुत बड़ी ताकत अमेरिका के रूप में खड़ी थी। उसे इस जंग से डर बिल्कुल भी नहीं लगा। इसराइल अमेरिका की सपोर्ट से तमाम अरब मुल्कों को चंद ही दिनों में हरा देता है। 1948 में पहली जंग अरब हार चुके थे और इसराइल इस खित्ते में खुद को चौधरी समझ बैठा था। अब इस जंग में हुए नुकसान की लिस्ट इसराइल अमेरिका के आगे पेश कर देता है। अमेरिका अपने खजानों के मुंह खोल देता है। अमेरिका भारी पैसा इसराइल को देता है और यहूदियों की तंजीमें जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी
उन्होंने भी इसराइल को बेशुमार पैसा देना शुरू कर दिया ताकि इसराइल अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब अरबों का मुकाबला करने के लिए इसराइल एक बार फिर तैयार था। इसराइल मिडिल ईस्ट में अपना खौफ बैठाना भी चाहता था। यूरोप से इसराइल की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। उस वक्त ईरान भी उसका पक्का दोस्त था, मगर यहूदी बहुत चालाक थे। 1960 के आसपास इसराइल न्यूक्लियर वेपन बनाना भी शुरू कर देता है। ये इतना खुफिया मुआहदा था कि अमेरिका को भी पता नहीं चलने दिया। इसराइल जानता था अरब मुल्क कभी नहीं रुकेंगे, यानी जिसकी जमीन का एक टुकड़ा भी चला जाए वो नहीं छोड़ता। यहाँ तो पूरा मुल्क जमीन काट कर बना दिया गया था। अब एक साल बाद अमेरिका को पता चल जाता है कि इसराइल न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसराइल को पता था अमेरिका वियतनाम की जंग में फंसा हुआ है, इसीलिए अगर अरब मुल्क दोबारा हमला करते हैं तो मुझे अकेला ही इनसे लड़ना पड़ेगा। अब अरब मुल्कों को बिल्कुल भी सुकून नहीं था। आखिर इस मुसीबत से, यानी जिसे इसराइल लोग कहते हैं, उससे जान कैसी छुड़ाई जाए। अब एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया मिलकर इसराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब इस खित्ते में इसराइली यहूदी इन अरबों से 2 हाथ आगे निकल चुके थे। उनको पता था अरब रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए 5 जून 1967 को इसराइल तीनों मुल्कों के एयर बेसेस पर बड़े हमले शुरू कर देता है। एक ही दिन में इन अरब मुल्कों के फाइटर जेट बहुत ज्यादा तादाद में इसराइल तबाह कर देता है। यह लड़ाई इसराइल आधी पहले ही हमला करने से जीत चुका था। बाकी 6 दिन की लड़ाई में इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, गजा स्ट्रिप तक, सीरिया से गोलान हाइट तक कब्जा इसराइल कर लेता है। यानी इन तीनों मुल्कों की जमीन इसराइल कब्जे में रख लेता है। अमेरिका बहुत खुश होता है कि इसराइल तो काफी होशियार है, मतलब इस वार स्ट्रेटेजी से बहुत ज्यादा मुल्क इंस्पायर होते हैं। इसराइल की ये जीत अमेरिका को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है। अमेरिका इसराइल को अब इकोनॉमिक एड देने के साथ साथ बड़े बड़े ट्रेड रिलेशन कायम करता है। इसराइल अपना न्यूक्लियर बनाने में लगा रहा। अमेरिका भी अब उसकी खुलकर मदद करता था ताकि इसराइल जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बना ले। जिन लोगों को अमेरिका न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकता है, बहुत सारे मुल्क यूएन में पहुंच जाते हैं कि अमेरिका हमें तो न्यूक्लियर बनाने नहीं देता, और एक रेजोल्यूशन लाते हैं ताकि इसराइल भी न्यूक्लियर ना बने। मगर अमेरिका चौधरी उसे वीटो करके इसराइल को बचा लेता है। अब इसराइल सीरिया और इजिप्ट के लिए बहुत ही खतरनाक होना था अगर ये न्यूक्लियर बना लेते। इसीलिए जल्दी जल्दी 1973 में इजिप्ट और सीरिया दोनों मिलकर इसराइल पर आखिरी अटैक कर देते हैं। अब इस बार इसराइल को अमेरिका बेहद खतरनाक फाइटर जेट भी दे चुका था। जब इसराइल और अमेरिका दोनों मैदान में उतरते हैं तो इस बार भी इजिप्ट और सीरिया को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ता है। ये जंग तकरीबन 6 दिन चलती है। 1978 में दोनों मुल्कों ने एक डील की जिसमें इसराइल ने जो सिनाई पेनिनसुला एरिया इसराइल ने कब्जा किया था वो वापस इजिप्ट को दे दिया जाता है। बदले में इसराइल की डिमांड थी कि इजिप्ट इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर ले, और वो इजिप्ट ने तस्लीम भी कर लिया। अरब मुल्कों में इजिप्ट को लेकर बहुत गुस्सा बढ़ गया कि इजिप्ट ने ये क्या कर दिया। अरब लीग से बाहर उसे जल्दी जल्दी फेंक दिया गया। यहाँ से ईरान की एंट्री शुरू हो जाती है। राजा मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आवाम निकल रही थी। 1979 में इनकलाब आ जाता है जिसको लीड रूहुल्लाह खमीनी कर रहे थे। मोहम्मद रजा पहलवी सीधा अमेरिका निकल जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं का लगाया हुआ बंदा था और वो उन्हीं की वफादारी भी करता था। ईरान ने कई बार डिमांड की मगर अमेरिका ने उसको ईरान के हवाले बिल्कुल भी नहीं किया। खमीनी के इनकलाब आने के बाद ईरान मुकम्मल फलस्तीन के हक में बोल पड़ता है। इसराइल के साथ अब तमाम रिश्ते ईरान खत्म कर देता है। इसराइल से ताल्लुकात खत्म करना मतलब अमेरिका से किनारा कशी होती थी। अमेरिका भी सीधा ईरान के खिलाफ हो जाता है। तमाम एम्बेसी अमेरिका ईरान में बंद कर देता है और अमेरिका ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगा देता है। अमेरिका और इसराइल सिर्फ ये चाहते थे कि तमाम अरब मुल्कों से किसी न किसी तरीके पीस डील हो जाए। इसकी फिक्र इसराइल से ज्यादा अमेरिका को होती थी। जब भी कोई इसराइल ने बड़ा क्राइम करना होता है तो पहले अमेरिका और इसराइल के दरमियान ड्रामा दिखने को मिलता है। अमेरिका इसराइल को इस काम से मना करता है जबकि इसराइल एक बिगड़े बच्चे की तरह अपने बाप की बात ना मानने का ड्रामा करता है और बहुत बड़े बड़े क्राइम करना शुरू कर देता है। अगर हकीकत को समझना है तो ये बात हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि यहूदियों को अमेरिका में पैसे के हिसाब से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि अमेरिका चाहकर भी इसराइल को मना नहीं कर सकता। यहूदी लॉबी इतनी ज्यादा अमेरिका में तकड़ी है कि अमेरिका के पास नो का ऑप्शन ही नहीं बचता। यहूदियों के पास अगर अमेरिका में पैसे की बात करें तो अमेरिका के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालें
तो 5 लोग उसमें आपको टॉप में यहूदी मिलेंगे। और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में सुपर पावर रहने के लिए इसराइल की जरूरत पड़ती ही रहती है। पैसे के एतबार में यहूदी अमेरिका और इसराइल दोनों को बहुत सपोर्ट करते हैं। अमेरिका इसराइल की दोस्ती अब अरब मुल्कों से कराने में लगातार लगा हुआ है। मोरक्को, सूडान जैसे मुल्कों से इसराइल के रिलेशन बनवा दिए हैं, जिसका फायदा इसराइल को बहुत हो रहा है। अमेरिका के पीछे यहूदियों का हाथ और इसराइल के सर पर अमेरिका का हाथ ना हो तो वो अकेला किसी एक इस्लामिक मुल्क से लड़ने की ताकत नहीं रखता। मिडिल ईस्ट में इसराइल एक अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर बन चुका है, जिसको बनाने वाला अमेरिका है। इसराइल मतलब जितना भी जुल्म फलस्तीन पर करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट हमेशा इसराइल को रहता है। और यही एक सबसे बड़ी सपोर्ट है जो हमेशा इसराइल के पीछे रहती है।